जो खिदमत दीन का ख्वाब बुना, ताबीर का किस्सा जारी है। एक शम्म हिदायत दिल में जली, तनवीर का किस्सा जारी है। खिदमत दीन का ख्वाब बुना। अभी रिसेंट चल रहा है सिनेरियो इंडिया में, जैसा हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो उस तरह से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इंडियन लॉ दे रहा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो हम वो सब भी जानेंगे कि हमें अगर कोई हैरेस कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ, या फिर हमें अपने रिलीजियस चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है, तो हम किस तरह से करेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंट्री में रहकर, और अपने दीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अभी 5 मिनट्स वेट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं इस क्लास के साथ। अगर आपके घरों में छोटी बच्चियां हैं, बच्चियां मतलब 12, 13, 15 साल की बच्चियां, उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि उन्हें अभी से ही पता हो कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना है, जिससे ना हमारा दीन छूटे ना हमारी दुनिया छूटे, दोनों में से कुछ नहीं छूटे। देखिए, दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, दीन ही दुनिया है। दीन में जो चीजें बताई गई हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमारी दुनिया अपने आप संवर जाएगी। तो हमें इस चीज को समझना है कि टाइम पे बहुत जरूरत है मुसलमान लेडीज को स्टैंड अप होने की। पहले का टाइम गया जिस वक्त आप सिर्फ एक कमरे में महदूद रहते थे और आपको दुनिया की कोई खबर नहीं होती थी, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और लाइफ चलती रहती थी। बट आज की डेट में बहुत टफ हो गया सर्वाइव करना। आप अगर अपने फाइनेंशियल सिचुएशन ही देख लें, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा टफ हो गया है कि एक ही इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी जाए और ये सोचकर बैठ जाया जाए कि हम क्या करें, हमारे तो हस्बैंड की कमाई ही इतनी है, या फिर हम तो इतना ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक उनका साथ देता है जो कोशिश करते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ कोशिश करें वो हमें अपना दीन छोड़कर ही करनी पड़े। हम दीन के हदूदों में रहकर भी हर तरीके से कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। अगर हम बात करें कमाने की, तो काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आज की डेट में मुस्लिम लेडीज घर में रहकर कर सकती हैं, जिससे वही बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट कर रही हैं। हम एजुकेटेड वुमेन हैं, तो हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको बाहर नहीं मिल सकती है। हम अपनी लड़कियों को वो कुछ सिखा सकते हैं जो बाहर वो नहीं सीख पा रही हैं। हम अपनी लड़कियों को इतना कुछ सिखा सकते हैं जो शायद वो बाहर जाकर कहीं और सीखेंगी तो शायद उनके लिए सेफ हो या ना हो। हम अपनी लड़कियों को ये सिखा सकते हैं कि अगर वो बाहर जा रही हैं, आजकल स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाती हैं, सभी बच्चियां जाती हैं, तो वो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हैं कि वो कोचिंग जा रही हैं तो किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। तो ये सब चीजें आज हम इस क्लास में जानेंगे। हमें अपने आप का ही प्रोटेक्शन, सिर्फ अपने ही दिन का प्रोटेक्शन नहीं, अपने आने वाली नस्लों का भी ध्यान रखकर हम इस क्लास में बात करेंगे। जो चीजें आज हमें पता होंगी, कल को वो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनके बच्चे उनको सिखाएंगे। यहाँ से शुरू होगी हमारी एम्पावरमेंट, जिसको हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। इस्लाम वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा एनकरेज करता है। इस्लाम हमेशा से ही वुमेन एम्पावरमेंट के साथ रहा है। जिस तरह से हमारे नबी पाक के जमाने में औरतों को काफी अधिकार मिले, उनको बहुत सारे अधिकार, मैं कह रही हूँ क्या क्या वर्ड बोलते हैं हम उसको, बहुत सारे राइट्स मिले हैं, बहुत सारे हक मिले हैं, बहुत सारे हुकूक मिले हैं। लेकिन आजकल एज पर कंट्रीज और एज पर ट्रेडिशंस कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया है। कुछ जगहों पर औरतों के हुकूक को दबाया जाता है और उन पर जबरदस्ती की जिम्मेदारियां थोपी जाती हैं जो उनकी जिम्मेदारी नहीं भी हैं। तो हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिशन क्या हो गया है और असल में अल्लाह पाक ने हमको क्या हक दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरह से। आज हम जो चीजें समझेंगे उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, हम ये 2 दिन की क्लासेस में इस्लाम में औरतों के हुकूक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वुमेन राइट, हिजाब, नमाज और लीगल राइट्स, पब्लिक प्लेसेस एंड सेफ्टी रूल्स, रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी अवेयरनेस, ये 5 टॉपिक हम इन 2 दिन में कवर अप करेंगे। और अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा सा वेट करें, आपको जरूर टाइम मिलेगा सवाल जवाब का। तो वो हमारा पहला टॉपिक है इस्लाम में औरतों के हुकूक। इस्लाम औरतों को स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल और सोशल एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है।
ऐसा नहीं है कि इस्लाम औरतों को दबाकर रखता है। आजकल दुनिया में एक नैरेटिव बन गया है कि इस्लाम औरतों को दबाकर रखता है। ज्यादातर अगर हम आसपास देखते हैं, जो औरत हिजाब में रहती है, जो औरत नकाब में रहती है, उसको इस तरह से देखा जाता है जैसे उसके कुछ राइट्स ही नहीं है। तो इस चीज को आज हम समझेंगे कि क्या दुनिया समझ रही है और क्या असलियत है। इस्लाम हमको स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल और सोशल एम्पावरमेंट देता है। Islam established women as independent, legal and spiritual entity, granting them honor long before modern legal system recognized these rights. जो आजकल हमारे दुनिया में चला है, हमारे इंडिया में जो लॉ बना है और सब देशों में लॉ बना है, वो अब बना है। उससे पहले से इस्लाम ने हमें कई साल पहले, 1400 साल पहले हमें काफी राइट्स दे दिए गए थे, जिसमें हमारा स्पिरिचुअल, हमारे ऑनर, जैसे कि हमारा मॉडर्न सिस्टम, हमारा लॉ, हमें किस तरह से अपने लॉ, अपने राइट्स को यूज करना है, हमें प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा, हमारा मेहर, हमारा बहुत कुछ इस्लाम ने हमारे लिए दे दिया, जिसको दुनिया आज बना रही है। जो लॉ आज बन रहे हैं कि और लड़कियों को इतना हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर लड़कियों को ये लॉ बनना चाहिए, अगर कोई लड़कियों के साथ कुछ गलत करते हैं तो उनको इस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सब हमें कई साल पहले पता लग चुका है। लेकिन अभी भी काफी तबके ऐसे हैं हमारे यहाँ कि जिनको यही नहीं पता है कि उनके क्या राइट्स हैं। उन लेडीज को यही नहीं पता है कि वो किस चीज के लिए बोल सकती हैं, वो सिर्फ चुप रहती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं। तो आज हम ये चीज जानेंगे। इस्लाम औरतों को देता है स्पिरिचुअल वर्थ। इस्लाम जो है, वुमेन वर्थ इज नॉट डिटरमाइंड बाय रिलेशनशिप टू अ मैन। इस्लाम ने औरत को सिर्फ एक आदमी की बीवी बनाकर ही नहीं रखा है, उसका एक अपना खुद का कैरेक्टर है, अपना खुद का एक वजूद है जो अल्लाह पाक ने औरतों को दिया है। हम किसी की बीवी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एक खुद भी कुछ है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि हमारी पहचान सिर्फ ये रह गई है कि हम फला फला की बीवी हैं। हम खुद क्या हैं, ये भी हमारे अल्लाह ने हमको हक दिया है अपनी पहचान बनाने का। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं डिग्निटी एंड इक्वालिटी, स्पिरिचुअल पैरिटी एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जी आ रही है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पैरिटी क्या होता है? इन द कुरान अल्लाह एड्रेसेस बोथ मेन एंड वुमेन एज बीइंग इक्वल इन देयर स्पिरिचुअल रिवार्ड्स। कुरान में अल्लाह पाक ने औरत और आदमी को स्पिरिचुअली सेम रिवॉर्ड दिया है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो जितना सवाब एक आदमी को मिलता है उतना ही सवाब एक औरत को मिलता है। अगर हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जितना सवाब एक आदमी को मिलता है उतना ही सवाब हमको मिलता है। अगर हम सदका करते हैं, ज़कात करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो उसका सवाब जितना एक आदमी को है, अल्लाह ने उतना ही सवाब एक औरत को दिया है। ऐसा नहीं है कि आदमी को सवाब ज्यादा है, औरतों को सवाब कम है। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना आदमियों का है। म्यूचुअल प्रोटेक्शन। म्यूचुअल प्रोटेक्शन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलिया प्रोटेक्टर्स implies that men and women and partners in upholding goodness and justice in society. सोसाइटी के तौर पर भी देखा जाए तो अल्लाह पाक ने आदमी और औरत को एक दूसरे का लिबास बनाया है, हुक्मरान नहीं बनाया है। अल्लाह पाक ने आदमी को हुक्मरान नहीं बनाया है, अल्लाह पाक ने आदमी और औरत को एक दूसरे का लिबास बनाकर भेजा है, जिससे ऐसा ना हो कि एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। अल्लाह पाक ने औरत और आदमी के रोल्स को डिफाइन किया है कि आदमी जाएगा, कमाएगा, मेहनत करेगा, और औरत जो है जनरेशंस चलाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। अल्लाह पाक ने इक्वालिटी दी है, सोसाइटी में जस्टिस दिया है। ह्यूमन एबोलिशन ऑफ इनजस्टिस, ह्यूमन स्टेटस रिक्लेम। अभी इनजस्टिस का एबोलिशन क्या है ये हम जानते हैं। इस्लाम फंडामेंटली चेंज द स्टेटस ऑफ वुमेन बाय ट्रीटिंग देम एज ह्यूमंस विद सोल रादर देन प्रॉपर्टी। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, औरतों को एक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया जाता था, उनका कोई अपना वजूद नहीं होता था। जब इस्लाम आया, इस्लाम ने औरतों को एक इंसान की तरह देखना शुरू किया कि औरतें भी एक इस्लाम है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पहले लड़कियों को मार दिया जाता था, फिर ये चलन खत्म किया। जब इस्लाम आया तो ये चलन बंद किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हम एक इंसान है। इसलिए there was a revolutionary break from pre-Islamic practices where women were often treated as inheritable commodity without rights. पहले जाहिलियत के जमाने में औरतों को कोई राइट नहीं दिए जाते थे, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। और जब इस्लाम आया दुनिया में तो औरतों को उनके हक मिले, उनकी जिंदगी संवरी। पार्ट बी हम देखते हैं राइट टू इनहेरिटेंस। अभी हमने देखा था कि अल्लाह के सामने आदमी और औरत दोनों बराबर हैं। अल्लाह पाक ने अपने साथ जितना आदमी को अल्लाह पाक पसंद करता है उतना ही औरतों को भी करता है। जितना क्लोज आदमी है अल्लाह के, उतना ही क्लोज औरतें भी हैं। अभी हम देखते हैं राइट टू इनहेरिटेंस। इस्लाम के हिसाब से इनहेरिटेंस राइट क्या सेम दिए गए हैं औरतों को और मर्दों को? ये देखते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इकोनॉमिक राइट्स, विरासत जिसको हम कहते हैं। मैंडेटरी शेयर, रेवोल्यूशनरी शेयर फिक्स फॉर डॉटर, मदर, सिस्टर्स एंड वाइफ्स। इस्लाम औरतों को, माओ को, बहनों को और बीवियों को प्रॉपर्टी में से फिक्स हिस्सा देता है।
ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी है तो सारी भाई की है या फिर सारी हस्बैंड की है या सारी बेटे की है, उसमें से बीवी को, बहन को, सबको एक प्रॉपर हिस्सा दिया गया है जिससे वो एम्पावर होती हैं। यहीं पर हमें पता लगता है कि आदमी और औरत का क्या दर्जा है इस्लाम में। एब्सोल्यूट ओनरशिप, हर वेल्थ इज हर अलोन, नॉट ऑब्लिगेशन टू स्पेंड ऑन हाउस होल्ड। अगर मैं आज कमा रही हूँ या फिर हम में से कोई भी आज कमा रहा है तो ये हमारे ऊपर जरूरी नहीं है कि हम अपने घर में उसको खर्च करें। हमारा पैसा हमारा है, हम किसी को, हमारे ऊपर ये भी फर्ज नहीं है कि हम अपना हिसाब दें किसी को कि हमारा हमने इतना कमाया और इतना स्पेंड किया। तो इस्लाम ने हमें हक दिया है कि हम अपनी खुद की वेल्थ बना सकें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सेफ्टी नेट ensures a woman is never destitute and has a long life financial cushion। सेफ्टी नेट क्या है? क्या चीज सेफ्टी नेट है? सेफ्टी नेट में आता है हमारा मेहर, जो हमें मेहर दिया जाता है शादी के वक्त। उससे हमें पता लगता है कि हमें अल्लाह पाक ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, हमारे लिए ऐसे लॉ बनाए हैं अल्लाह ने, जिससे हमको एक लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन मिल सकती है। कल को हम कहीं अकेले नहीं रह गए, अगर बाई चांस हमारा हस्बैंड हमें कल को छोड़ देता है या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम परेशान, हम बिल्कुल सड़क पर आ गए कि अब हम क्या करें। वो हमारा एक फाइनेंशियल कुशन है जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ऑटोनॉमी अगर हम देखते हैं, अ वुमन्स हेरिटेंस इज हर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। इन इस्लाम द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द फैमिली रेस्ट एंटायरली ऑन द हस्बैंड। शी इज फ्री टू बिल्ड हर ओन वेल्थ, इन्वेस्ट इन बिजनेस और सेव फॉर द फ्यूचर विदाउट एनी एक्सटर्नल क्लेम ऑन हर एसेट फ्रॉम द मेल रिलेटिव। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है कि इस्लाम ने औरत के ऊपर फैमिली का बर्डन नहीं दिया है। फैमिली का पूरी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड के ऊपर होती है। तो हमारा जो वेल्थ है वो हमारा अपना है, हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हम चाहें, हमारी अपनी विल हो तो हम अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, हम सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, हमारी उस फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ती है। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए एक इज्जत बनेगी, है ना। अगर मेरे पास इतना है, इतना टैलेंट अल्लाह ने मुझको दिया है, इतना अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उसका सवाब मुझे अलग से मिलेगा। लेकिन मेरे ऊपर बाउंडेशन अल्लाह ने नहीं रखी है। ये इस्लाम हमें एक फ्री विल देता है अपना वेल्थ बनाने की, अपना बिजनेस बनाने की, अपने फ्यूचर को सेव करने की, जिससे कि हम कल को अपने भाई, बाप, हस्बैंड किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। पार्ट 3, मैरिज एंड मेहर, कॉन्सेंट, रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल गिफ्ट्स। इसके बारे में ये भी चीज जो है इस्लाम हमें हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। अभी हम इसको देखते हैं। Right of consent. Marriage is a legal contract that is invalid without the explicit free will consent of a woman. She cannot be forced into union. शादी एक ऐसी चीज है जिसका सबसे पहले लड़की की मर्जी जानी जाती है। रिश्ता करने से पहले लड़की की मर्जी होनी चाहिए। इवन निकाह के वक्त भी पहले मर्जी लड़की की ली जाती है, कॉन्सेंट लड़की का लिया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जो इस्लाम से बहुत दूर है। जबरदस्ती रिश्ते कर देने, लड़की की मर्जी के बाहर रिश्ते कर देने, वो सब कुछ आजकल हमारे वहाँ हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं अपने आसपास ये सब कुछ चल रहा है, बट ये गलत है। इसके अगेंस्ट हमें आवाज उठा सकते हैं, हमें अल्लाह पाक ने पूरा हक दिया है कि अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हम मना कर सकते हैं, और ये हमारा लिए गुनाह नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। मेहर, अ डिवाइन गिफ्ट। अनलाइक अ ब्राइड प्राइज पेड टू पेरेंट्स, मेहर इज पेड डायरेक्टली टू द ब्राइड। इट इज हर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी टू यूज एज शी विश्ड। कई कल्चर में ब्राइड प्राइज दिया जाता है जो लड़का लड़की के माँ बाप को देता है, एक तरह से उसे खरीद लिया जाता है। लेकिन मेहर, अल्लाह ने मेहर रखा है जो हस्बैंड अपनी बीवी को देता है, और ये वो उसका अपना विश होता है कि वो उसे किस तरह से इस्तेमाल करे। कई जगहों पर आजकल चलन हो गया है, एक रिवाज बन गया है मेहर माफ करवा लेने का, बट मेहर माफ नहीं होते हैं, मेहर माफ नहीं कराए जाने चाहिए। जो एक अल्लाह पाक ने एक औरत को राइट दिया है मेहर का कि वो मेहर ले अपने हस्बैंड से, तो मेहर ले। मेहर माफ करना या मेहर डीले करना कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। अल्लाह पाक हमें कोई प्रिविलेज दे रहा है तो हमें वो प्रिविलेज लेना है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रिविलेज हमें लेना जरूरी है। नेक्स्ट, राइट टू रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड मर्सी। Without the marriage, she has the right to be treated with compensation and dignity. The best among you are those who are best to their wives. हमारे नबी ने बताया है कि सबसे ज्यादा अच्छे आदमी वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो आपके हस्बैंड आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, ये आपका हक है कि वो आपको अच्छे से ट्रीट करें। कई जगहों पर ये एक मान्यता हो गई है कि अगर बीवी को ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया तो वो सर पर चढ़ जाएगी। बीवी सर पर नहीं चढ़ती है किसी की, वो बीवी का हक है कि आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करें। और ये बीवी को भी ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसको बोलूं कि इस्लाम के हिसाब से आप गलत कर रहे हैं इस चीज को।
आपको स्पीक अप करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आजकल बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए आपको अपने हक के लिए हमें बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को घर जाकर लड़ना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके ही चेंजेस आते हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट एजुकेशन, इस्लाम देता है हमको हक एजुकेशन का। डिवाइन मैंडेट सीकिंग नॉलेज इज फर्स्ट रिलीजियस ड्यूटी फॉर एवरी मुस्लिम वुमेन। हर औरत को, हर सिर्फ औरत को ही नहीं, आदमी को भी नॉलेज लेना उसका फर्ज है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर औरत और हर आदमी के लिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं, वन ऑफ द है एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर और नरेटर ऑफ हदीस टीचिंग बोथ मेन एंड वुमेन। हजरत आयशा ने इतनी हदीस बताई हैं, इतनी हदीसें हम तक पहुंचाई हैं कि अगर वो एम्पावर्ड ना होती तो आज सोचिए हमें कितना कुछ ना पता होता इस्लाम के बारे में। तो एम्पावरमेंट यही चीज है। हमारे नबी ने हजरत आयशा को सिखाया, उनको पढ़ाया, उनको हदीसें सिखाई, जो उन्होंने आगे जाकर हम तक पहुंचाई। आज हम जो हदीसें देखते हैं उसमें से कितनी ज्यादा हदीसें हजरत आयशा के थ्रू हम तक पहुंची हैं। टोटल डेवलपमेंट इंक्लूड रिलीजियस, साइंटिफिक एंड मेडिकल नॉलेज टू लीड एंड इन्फॉर्म कॉन्ट्रीब्यूशनल लाइफ। आपको पता है जो इस्लाम की सबसे पहली नर्स थी वो भी एक लेडीज थी, रुफैदा। तो इस्लाम हमें कहता है कि आप पढ़ो, सिर्फ कलाम पाक ही नहीं, साइंस भी पढ़ो, मेडिकल भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। जो सबसे पहली नर्स थी रुफैदा, उन्होंने जंगे बदर में, जंगे खंदक में, उन्होंने जो सहाबा थे और जो आर्मी मैन थे, सिर्फ अपने ही साइड के आर्मी मैन नहीं, जो दुश्मनों के आर्मी मैन थे उनका भी ट्रीटमेंट करती थी। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला मेडिकल हॉस्पिटल बनाया था मैदानी जंग में। उन्होंने एक व्हाइट कलर का टेंट बनाकर उस हॉस्पिटल को बनाया था और आसपास की और औरतों को भी उन्होंने सिखाया था। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि अभी क्या होता है, मैं कई जगह पे सुनने को मिलता है कि औरतों को डॉक्टर नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए औरतों को डॉक्टर? आज मुझे कुछ पर्सनल मेल डॉक्टर को, तो मुझे तो एक फीमेल डॉक्टर चाहिए ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर बनेंगे कैसे? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई से इस्लाम नहीं रोकता है। तो इस वाले पार्ट में हमने ये सीखा कि एक सेकेंड, तो इस वाले सेक्शन में हमने ये सीखा कि हमें बहुत हक दिए गए हैं, हमें अल्लाह से क्लोजनेस हमारी इक्वल है, हमें बहुत ज्यादा हक दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी के जुल्म सहने हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना कमा नहीं सकते, अपना पैसा नहीं जोड़ सकते, उसका भी हक हमें दिया गया है। जरूरी नहीं है कि जो हमारा पैसा है वो हमें दूसरों को देना ही देना है, अपने घर वालों को देना ही देना है, वो हमारा पैसा है। हमने ये सीखा कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभी हम जानेंगे औरतों की आइडेंटिटी, सेफ्टी एंड लीगल राइट्स के बारे में। एम्पावरिंग मुस्लिम वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। अभी तक हमने जाना कि हमें इस्लाम क्या राइट्स दे रहा है, अब हम ये जानेंगे कि हमारे राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम वुमेन्स के क्या राइट्स हैं और हम उनको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। हिजाब, नमाज एंड लीगल राइट्स के बारे में एक सेकंड। आर्टिकल 25 हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ फेथ। हमें फ्रीडम है फेथ का, हमें अपने रिलीजियस को, अपने फेथ को प्रैक्टिस करने का पूरा फ्रीडम हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आजकल हम जितनी भी चीजें देखते हैं कि हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। अगर हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहां में कहा जा रहा है हिजाब नहीं पहनना है आपको, और कुछ लेडीज ये सोचकर जॉब छोड़ देती हैं, कुछ घर से निकलना बंद कर देती हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। उसके लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सिर्फ पता होना जरूरी है। तो हमें आज पता होगा तो कल हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड हमें मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटरनल रिलीजियस बिलीफ, आप जो बिलीव करते हैं वो आपका राइट है। इंडिया आपको राइट देता है कि आप कुछ भी अपना बिलीफ रखिए रिलीजन को लेकर। राइट टू आउटवर्ड रिचुअल, हिजाब एंड नमाज, हिजाब और नमाज पढ़ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर आर्टिकल 25। रिलीजियस एक्सप्रेशन इज द कोर पार्ट ऑफ डिग्निटी, हमारा रिलीजियस एक्सप्रेशन हमारी डिग्निटी का मेन पार्ट है, ये हमें बताता है आर्टिकल नंबर 25। तो कल को अगर कोई भी आकर आपको रोकता है कि आपको नमाज नहीं पढ़नी है, आपको हिजाब नहीं पहनना है, तो आपने क्या करना है, आपको उसे बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 हमें ये फ्रीडम दे रहा है। आप कौन होते हैं हमको ऐसा कुछ बोलने वाले? और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जाकर उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन आर्टिकल नंबर 25। पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में, reasonable accommodations, navigating the professional sphere with your religious identity is a matter of clear communication and legal awareness. Employers are encouraged to accommodate religious needs. Employers religious needs का ध्यान रखें अपने एम्प्लॉइज का। ये बात हम पहले ही करें जिस वक्त हम जॉब या फिर हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम पहले से इस बात को बात करें कि हमें ब्रेक और प्रेयर के लिए ब्रेक चाहिए, फिर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। Modesty and professional excellence are not mutually exclusive. They are partners in your success. आपका हिजाब आपकी रुकावट नहीं है, आपका हिजाब आपको एम्पावर करता है। ये चीज पहले हम समझेंगे तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है। आप ये मत सोचिए कि मैं हिजाब पहनकर कल जाऊंगी तो मुझे नौकरी कौन देगा, देगा जरूर देगा, क्योंकि ये आपका हक है। देखिए, अगर मैं नकाब लगाकर ऑफिस जाती हूँ तो हो सकता है मुझको कोई बोले कि आप प्लीज अपना मुंह खोल दीजिए, है ना, क्योंकि नकाब लगाना मैं एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में लगा सकती हूँ, बट जरूरी नहीं है कि मैं कल को टीचिंग कर रही हूँ तो मैं नकाब के साथ टीचिंग कर पाऊँ। बट जो एक मॉडेस्ट हिजाब है जो मैं ले सकती हूँ, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, नो मेकअप, साथ में आप चेहरा खोल सकते हैं अपना, आप इतने हाथ खोल सकते हैं अपने, इस चीज को भी अगर हम कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। Now, public places and safety rules, legal procedures for personal protection. The anywhere complaint. अगर आप कहीं पब्लिक जगह पर हैं और आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास अवेलेबल है 0 FIR. You can file a police complaint at any police station regardless of where the incidents occurred. They must register it and transfer it later. आप कहीं भी हैं, आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आप देहरादून के हैं, आप दिल्ली के हैं, आप कहीं के भी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपको FIR दर्ज करानी है, तो आप कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकते हैं और फिर बाद में उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। Statement privacy under section 164 CRPC, a woman can record her statement privately before a magistrate to ensure confidentiality and comfort. बहुत जरूरी है, अगर आपकी कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो आप पब्लिकली नहीं दे सकते, आपको खतरा है किसी भी टाइप का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन को ये हक देता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा पाए प्राइवेटली। नेक्स्ट है आईपीसी सेक्शन 354 योर डिफेंस, आपका डिफेंस, आप अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हैरेसमेंट क्या है। हैरेसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैरेसमेंट किसे माना गया है। द लॉ इज स्पेसिफिक अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन constitutes a crime against a woman modesty. Knowledge is your first line of defense. पहले आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको कोई हैरेस कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा हैरेसमेंट है, तभी आप उसको डिफेंड कर पाओगे अपने आप को। सेक्शन 354A हमें बताता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोई आपको गलत तरीके से टच करता है, कोई आप पर कोई गलत बात बोलता है, आपको कोई गलत कमेंट करता है, दैट ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो हमको प्रोटेक्शन मिलता है 354A के अंडर। नाउ 354C हमें बताता है वोयरिज्म, वॉचिंग और कैप्चरिंग इमेजेस प्राइवेटली। आप कहीं गए हैं, आपने कोई होटल बुक किया है और वहां पर आपने कपड़े चेंज किए हैं, आपका वहां पर हिडन कैमरास होते हैं। अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है और आपको पता चल गया है कि ऐसा कुछ हो चुका है, या फिर आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है साइड में खड़े होकर, तो वो सब कुछ हमें कवर करता है 354C के अंडर, सेक्शन 354C। सेक्शन 354D स्टॉकिंग,
फिजिकल और ऑनलाइन फॉलोइंग। स्टॉकिंग मतलब कोई आपको फॉलो कर रहा है, सिर्फ सड़क पर ही नहीं, ऑनलाइन भी। अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपकी हर चीज पर नजर रखे हुए है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उससे आपको खतरा है। आपके पेरेंट्स आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि वो आपकी केयर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन आपको फॉलो कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि मुझे खतरा है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है अंडर 354D। Do you know a woman's statement in harassment cases must be recorded by a female police officer to maintain her dignity and ease of communication? क्या आपको ये बात पता है कि जब कोई वुमेन अपना बयान देती है हैरेसमेंट के अगेंस्ट, तो वो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड कर सकती है, जिससे कि उसकी डिग्निटी बनी रहे और वो ओपनली अपनी बात को बता सके। सपोज आपके ऊपर किसी ने कुछ गंदा कमेंट किया और सामने पुलिस ऑफिसर मेल है, तो आप उसको बताने में कितना अनकंफर्टेबल होंगे। तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है कि हम फीमेल पुलिस ऑफिसर को ही वो चीज बताएं, और हम इस हक को ले सकते हैं। हो सकता है आप जाएं पुलिस स्टेशन में, वहां पे कहें कि नहीं हमें ही बताओ, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हक दे रहा है, इसलिए आप फीमेल पुलिस ऑफिसर को बुलाइए। नेक्स्ट इज साइबर एम्पावरमेंट। साइबर इशू, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, और ट्रस्ट में फीमेल्स के साथ बहुत ही ज्यादा होते हैं। डिजिटल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। योर ऑनलाइन प्रेजेंस प्रोटेक्टेड बाय साइबर लॉज, हैरेसमेंट ऑन सोशल मीडिया, मिसयूज ऑफ योर फोटोज, स्टॉकिंग और एंड क्रिमिनल ऑफेंस। साइबर क्राइम में क्या क्या होता है, सोशल मीडिया पे आपके फोटोज हैं, उनका मिसयूज हो जाना, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपको बार बार उल्टे सीधे कॉल्स आ रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपको उल्टे सीधे कॉल्स आ रहे हैं किसी भी टाइप का, वो हमारा डिजिटल इनसिक्योरिटी है। तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यूज द नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल होता है, आप उस पर जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लॉक प्रोफाइल्स एंड यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है, उसको इनेबल कीजिए अपनी प्रोफाइल्स पर। एविडेंस, ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट। और जब भी कोई आपको ऑनलाइन हैरेस कर रहा है, उसका फोटो क्लिक कीजिए। आपके पास कोई गलत मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी ने आपको गलत कमेंट क्लिक कर दिया है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हैरेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया से दूर ही हो जाएं। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि हम फेसबुक पे अपने फोटोज डालें, फेसबुक पे हम नाच कर अपने वीडियोस डालें। हमें दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। तो उसके यूज करते हुए कैसे प्रोटेक्टेड रहना है, हमें ये सीखना है। हमें ये नहीं सीखना है कि हम सोशल मीडिया को छोड़ दें। छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। वहां रहकर हमें उससे कैसे प्रोटेक्ट रखना है अपने आप को, और अपने राइट्स को किस तरह से यूज करना है, दैट इज द मेन थिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी अवेयरनेस, टैक्टिक्स फॉर कॉन्फिडेंट कम्यूटिंग। आजकल काफी होता है कि लेडीज कहीं भी ट्रैवल करने से डरती हैं। अगर उन्हें बाजार भी जाना है तो उन्हें डर लगता है कि मैं कैसे जाऊंगी अकेले। तो पब्लिक में कॉन्फिडेंशियली आपको कॉन्फिडेंट होकर आपको जाना है, और कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और किस तरह से हमें लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। यह हम देखते हैं इस सेक्शन में। Street smart and safety. Travel rights. Reserved seats, ladies compartment and seats are your legal right. आप भी किसी बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टैक्स मिलेगा। लेडीज सीट, लेडीज कंपार्टमेंट्स, उनको यूज करिए। इमरजेंसी चेन, यूज द अलार्म और चेन इफ ट्रेन इफ यू फील अनसेफ और समवन बीइंग हैरेस्ड। अगर आप या कोई और आपकी नजरों के सामने हैरेस हो रहा है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अलार्म होते हैं और ट्रेन में चेन होती है, आप उनको यूज कर सकते हैं। पावर ऑफ वॉइस, स्पीक अप लाउडली, बेटर हैरेसेस हु रिलाई ऑन योर साइलेंस। एक फैक्ट है, जितना आप चुप रहेंगे उतना सामने वाला इंसान आपको हैरेस करेगा। आप जब बोलेंगे तो वो हैरेस करना बंद कर देगा। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं और अगर कोई इंसान हमें अनवांटेडली टच कर रहा है, अगर हम चुप रहेंगे उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। हम उसको जोर से कॉल आउट देंगे ना, क्या कर रहे हो आप, ये शर्म नहीं आती, वो वहीं पर शर्मिंदा होकर नीचे उतर जाएगा। ये फैक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बोलना सिखाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। नेक्स्टली, वुमेन हेल्पलाइन अवेलेबल है 1091। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आप के लिए सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CRPC सेक्शन 46A, सनराइज टू सनसेट, नो अरेस्ट एट नाइट। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गई हैं और आपको अरेस्ट होना पड़ रहा है, कोई भी इशू हो गया है, except in a special arrest rule, except in extraordinary circumstances, no woman can be arrested after sunset or before sunrise. अगर आपके घर पुलिस आई है और वो आपसे कहती है कि आपको अरेस्ट होना है, तो
सनसेट के बाद, सूरज ढलने के बाद और अगले दिन सूरज उगने से पहले आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। Crucial requirement: even if an arrest is necessary at night, it must be performed by a female officer and only with prior permission with a judicial magistrate. अगर बाय चांस जरूरत है कि अभी ही अरेस्ट होना है तो वो एक फीमेल ऑफिसर आएगा और परमिशन होना चाहिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, वरना आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे आपका क्राइम कुछ भी हो। अगर आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है वो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, हम क्वेश्चंस के लिए अलग से एक सेशन करेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस एक बार में क्लियर आउट हो जाएं। तो हमारी ये 2 चीजें थी जो हमने आज समझी। आज हमने काफी कुछ सीखा है इस क्लास में। हमने सीखा है अपने राइट्स, हमने सीखा है इस्लाम हमें क्या राइट दे रहा है, हमने सीखा है कि हमारा बोलना कितना जरूरी है, हमने सीखा है कि बिना मांगे तो पानी भी नहीं मिलता है तो हक क्या मिलेंगे, इसलिए अपने हक मांगना होगा। हक मांगने का मतलब ये नहीं है कि आज हम जाएं और अपने घर में हम हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दें। ये एक स्लो प्रोसेस है, आपको रियलाइज कराना पड़ेगा। अगर कोई आपका हक मार रहा है या फिर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो आपको उस चीज को दूसरे को रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये मेरा हक है, ये मुझे चाहिए। लड़ाई झगड़े से कभी कोई हक नहीं मिलता है, एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है जो एक अंडरस्टैंडिंग से मिलता है। अभी हमारे 3 टॉपिक्स और रहते हैं जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कल हम उनको समझेंगे। अभी जो है मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेरा नाम है उरूसा, मैं एजुकेटर हूँ, मैं हूँ मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर और मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। साथ ही मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है रिफ्रेशिंग ईमान। वहाँ पर हम इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, फैक्ट्स जानते हैं। इस्लाम की पहली नर्स, इस्लाम के पहले आर्किटेक्चर, इस्लाम के पहले कोडर, हम सब कुछ जानते हैं और हम दीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझते हैं शॉर्ट वीडियोस में। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला चैनल है, आप देख लीजिए, रिफ्रेशिंग ईमान। एक मिनट, मेरा चैनल ये है, ये रिफ्रेशिंग ईमान और ये वाला लोगो है। रिफ्रेशिंग ईमान से काफी चैनल दिखते हैं तो आप देखिएगा, ये इस टाइप का लोगो रहेगा रिफ्रेशिंग ईमान विद उरूसा। हाँ, मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ। ऑल्सो मैं अपना एक अकेडमी चलाती हूँ जिसमें मैं सिखाती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज। आई विल शो यू। ये मेरा अकेडमी है, टोटल ऑनलाइन है, स्पीक स्मार्ट। इसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बॉडी लैंग्वेज और काफी कुछ सीखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल। तो इसके लिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो ये क्लास सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सिखाती है, ये क्लास हमको सिखाती है कि हमें बोलना कैसे है, हमें कॉन्फिडेंस कैसे रहना है। आज हम पढ़े लिखे होते हैं, काफी लड़कियां काफी पढ़ी लिखी होती हैं बट पब्लिक में बोलने में उन्हें घबराहट होती है, वो सबके सामने नहीं बोल पाती हैं, तो वो चीज हम सीखते हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए मेरा एक स्पेशल बैच चलता है जिसमें मैं मुसलमान लड़कियों को उस तरह से सिखाती हूँ जिससे कि वो अपने दीन में रहकर अपने आप को एम्पावर कर सके और अपनी लैंग्वेज, अपनी पर्सनैलिटी और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सके। तो हमारा एक स्पेशल कोर्स होता है। और मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम लेडीज के लिए जरूरी नहीं है कि लड़कियां, बच्चे 5 साल की उम्र से हम ये क्लासेस शुरू करते हैं और किसी भी उम्र के लोग हमसे सीख सकते हैं। तो मुस्लिम गर्ल्स के लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट हमारे वहाँ रहता है। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको अल अस्लम इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप उस पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं।
अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ, तो आप मुझसे मुझे बता सकते हैं। हेलो, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ, मतलब लेडीज़ लेडीज़ हो या गर्ल्स हो ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं क्या? जी, हाँ जी, ऑनलाइन वर्क गर्ल्स कर सकते हैं, लेडीज ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं। मैं खुद भी ऑनलाइन वर्क करती हूँ, मैं एक्सक्लूसिव ऑनलाइन वर्क करती हूँ, मेरा हर काम ऑनलाइन ही है। मैं बट अपने मेरा घर से एक मेनली क्वेश्चन ये है ऑनलाइन वर्क में क्या हम अपनी फेस दिखा सकते हैं या नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा फितना तो फेस से ही स्टार्ट होता है ना? देखिए, फितना फेस से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें परमिशन है फेस उतना दिखाने की जितना हमारा जायज है फेस दिखाना, उतना हम दिखा सकते हैं। लेकिन बिना फेस दिखाई भी आप काफी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको फेस ही दिखाना है। अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप फेस मत दिखाइए। आप क्या काम करना चाहते हैं ऐसा जिसमें आपको फेस ना दिखाना हुआ, मतलब कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप मुझे। जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं जो लेडीज़ हाँ भी जी, कर हाँ रही जी। हैं। बट उनको मतलब परेशानी यहाँ पे आती है कि जी। फेस बिना दिखाए कि हम अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करें? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इतना फेस और इतने हाथ बिना मेकअप किए, बिना कोई शो किए हम दिखा सकते हैं, जी, है ना? तो उस चीज में हम कर सकते हैं। बट अगर उससे ज्यादा कुछ है कि आपको हिजाब भी नहीं पहनना है और आपको हेयर दिखाने पड़ते हैं, तो फिर उसके लिए तो मैं कहूंगी कि आप ऑप्शन ही चेंज कर दीजिए। ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन काफी कंटेंट राइटिंग है, ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स होते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं, है ना? और एआई वीडियो मेकर्स होते हैं, एआई वगैरह से वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपना फेस दिखाइए, है ना? यूट्यूब जी, चैनल आप चला सकते हैं, इतने यूट्यूब चैनल है जिसमें फेस नहीं दिखाती है लेडीज अपना, और काफी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अरमान रजा, आपका कोई सवाल है? आपका हैंड अप है। जी अपी। जी बताएं। जी, जो आप इंग्लिश में पढ़ाते हो ना, जी। उसका ये था। जो मैं इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना स्लाइड्स में, वो मैं जो आपको बता रही हूँ उसी चीज का हिंदी बता रही हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग नहीं है। मैं उसी चीज को आपको हिंदी में जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, वो वही चीजें हैं। जी अपी। ठीक है जी। आई होप क्वेरीज क्लियर अप हो गई हैं, तो अब थोड़ा दुआ। मैम, क्या आपका हाँ जी। फ़ोन नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या आपका? हाँ जी, मेरा कांटेक्ट नंबर मैं प्रोवाइड हो जाएगा आपके पास। असलम इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप पेज तो है ना? हाँ जी। हाँ जी, आप वहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा अभी क्लास के बाद। ठीक है? जी, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, तो अब हम दुआ के लिए तैयारी करते हैं। जी माशाल्लाह, आज की नशिस्त में बाजी ने निहायत अहम, मुफीद और ज़िंदगी बदल देने वाली बातें बयान फरमाई है। इस्लाम में ख़वातीन के अज़ीम हुकूक़, तालीम की अहमियत, इज़्ज़त व तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात के वक़्त सही रहनुमाई के बारे में बहुत कीमती मालूमात हासिल हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अब हम दुआ की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम बहनें अदब और एहतराम के साथ अपने अपने हाथ उठा लीजिए, दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा कीजिए और कामिल यकीन के साथ दुआ में शामिल हो जाइए। दुआ चंद लम्हों में शुरू होने वाली है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए और हमें दीन व दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मन व अमलन व इख़लासा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हम सब तेरे सामने आजिज़ी के साथ हाथ उठाए हुए हैं। तू दिलों के राज जानने वाला है, आँखों के आंसू देखने वाला है और हर आवाज़ दुआ सुनने वाला है। या अल्लाह, आज की इस बाबरकत इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस्लाम ने औरत को जो इज़्ज़त, वक़ार, तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ अता किए हैं, इन हक़ाइक़ को हर दिल में रासिख़ फरमा। हमारी माओं, बहनों, बेटियों और तमाम मुस्लिम ख़वातीन को दीन की सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह, इन्हें हया, इफ़्फ़त, इल्म, हिकमत और ईमान की दौलत से माला माल फरमा। उन्हें दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त नसीब फरमा। जो बहनें अपने हुकूक़ से नावाकिफ़ हैं, उन्हें शुऊर अता फरमा।
जो जुल्म, नाइंसाफ़ी, घरेलू परेशानियों या माशरती दबाव के शिकार हैं, उनकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह, जो बहनें तालीम हासिल करना चाहती हैं मगर हालात, वक्त की कमी, घरेलू जिम्मेदारियों या अहल खाना की रुकावटों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए इल्म के रास्ते खोल दे। उनके दिलों में शौक़ इल्म पैदा फरमा, उनके घरों में आसानियाँ पैदा फरमा और उन अस्लाम इंस्टीट्यूट, जहाँ इल्म दीन रोशनी बिखेरता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है जहाँ इस्लामी तालीमात को निहायत मोहब्बत और इखलास के साथ सिखाया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ कुरान पढ़ाना नहीं बल्कि कुरान को ज़िंदगी में उतारना है। यहाँ तलबा को सिखाया जाता है कुरान करीम की सही तिलावत और तजवीद, नूरानी कायदा और नाजरा, हिफ्ज़ुल कुरान की सहूलत, बुनियादी दीनी तालीमात और ज़रूरी अकायद, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी आदाब। हमारी कोशिश है कि हर बच्चा और हर तालिब इल्म ऐसा मुसलमान बने जो दीन पर अमल करने वाला, अखलाक में नर्म और दुनिया में एक अच्छी मिसाल बन सके। आप अभी अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए राबित करें अल अस्लाम इंस्टीट्यूट।